नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज 7 सितंबर है। आप में से बहुतों को शायद याद होगा कि आज ही के दिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और उसके बाद से भारतीय राजनीति की दशा दिशा बदल गई। वो राहुल गांधी जो बकौल भारतीय जनता पार्टी और बकौल राष्ट्रीय स्वयं संघ और बकौल मोदी जी पप्पू थे, वो आज की तारीख में अपने मोदी जी के प्रबलतम प्रतिद्वंदी बन के सामने आ गए हैं। इस हद तक आ गए हैं कि अब मोदी जी को दिन रात राहुल गांधी ही दिखाई दे रहे हैं और अभी तक तो राहुल गांधी ही दिखाई दे रहे थे, अब प्रियंका गांधी भी दिखाई देने लगी। है राजनीति ये सब होता है। अब बात आज की बात जो मैं करूंगा उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में काफी पीछे जाऊंगा, तभी आपको चीजों को समझने में दिलचस्पी भी होगी, मजा भी लेंगे आप। बात आजकल जो मसला, तीन मसले आजकल काफी चर्चा में है। एक बात तो कन्फर्म है कि जब से अपने प्रधान सेवक आए हैं सत्ता में, तब से वो कभी भी ऐसी बातें नहीं करते कि भारतीय राष्ट्र को अपनी उन्नति के लिए क्या चाहिए। वो उनके जो मन में आता है एजेंडा उसको सेट करते हैं। आप शुरू से उठा करके देख लीजिए, चाहे नोटबंदी का एजेंडा था, चाहे धारा 370 का एजेंडा था, चाहे वो आपके क्या नाम कोरोना में शी जिनपिंग को ला करके और कोरोना फैलाने की सब बातें थी, वो अपने मन की करते हैं। उनको भारतीय राष्ट्र राज्य की का उन्नति कैसे हो इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनके जो अचानक वाले काम हैं उसमें अगर कहीं से अपने आप भारतीय राष्ट्र राज्य की उन्नति हो जाए तो एक अलग हो जाए, लेकिन वो उनके एजेंडे में नहीं है। बहरहाल, अब आजकल जैसे तीन चीज़ें शामिल आजकल फिजा में हैं मज़ेदार। पहली चीज़ तो ये है कि राहुल गांधी के खिलाफ एक और मुकदमा दायर हो गया है अदालत में। उस मुकदमे का जो जिस्ट है वो ये है कि जब जिस मुकदमे के तहत राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई थी, जिस आरोप के तहत, और उसमें उन्होंने कहा है कि इस मुकदमे का जब तक परिणाम मतलब जब तक इस मुकदमे में दोष सिद्ध न हो जाए, जिन सज्जन ने मुकदमा दायर किया, तब तक राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल नहीं होनी चाहिए। स्टे के आधार पर संसद सदस्यता बहाल होने का कोई मतलब नहीं, इसको वापस ले लेना चाहिए। ये तो एक हुई, ये भी एक राहुल ग्रंथी है। बहरहाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के ऐसे तमाम कार्यकर्ता आपको मिल जाएंगे जो एक इशारे पे आग लगाने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा जो आजकल हल्ला चल रहा है वो ये चल रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में दरअसल बड़ा बड़ा वैमनस्य है और वो दोनों ही एक दूसरे को फूटी आग नहीं सुहाते। इसके लिए दोनों ने राहुल गांधी को प्रियंका गांधी राखी नहीं बांधती और प्रियंका गांधी की राजनीतिक भविष्य को राहुल गांधी ले लेना चाहते हैं सोनिया गांधी की मदद से। ये सब बातें हम फैलाई जा रही हैं। अब मेरी ये नहीं समझ में आता कि इस किस्म की बचकानी बातें कौन फैलाता है, क्यों फैलाता है, उससे लाभ क्या होगा। बहरहाल, सत्ता पद में आदमी को कई चीज़ें नहीं दिखाई देती। और तीसरी बात, आजकल हल्ला मचा हुआ है कि अब इंडिया का नाम बदल के भारत होना होगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि भारत के जो 4 प्रचलित नाम है, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान और सबसे पुराना नाम जम्बूद्वीप, और उससे भी पुराना नाम, पुराना या समकक्ष कह लीजिए, इक्ष्वाकु देश, जो नाम यहाँ के लोगों को ज़्यादातर को पता ही नहीं होगा। इनमें से एक भी नाम मुसलमानों का दिया हुआ नहीं है। अब यह है कि कौन-सी ग्रंथि है, क्यों है, भगवान जाने। और अब ये हो रहा है कि इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया जाएगा, इसको भी लेकर के शिकूफा चल रहा है। अब आइए हम इस ये जो शिकूफे क्यों चल रहे हैं और क्यों ये सब बातें हो रही हैं, आइए इस पे चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए हमें चलना पड़ेगा 1915 में, जब महात्मा गांधी आए हिंदुस्तान में दक्षिण अफ्रीका को एक तरीके से जीतने के बाद। जब वो हिंदुस्तान आए और 1915 में, उस समय उनकी दक्षिण अफ्रीका में तो महामानव थे, लेकिन हिंदुस्तान में उनको कोई नहीं पूछता था। अभी आप देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा पुराने उसमें कि जब वो पहला भाषण दे रहे थे हिंदुस्तान में, तो उनके भाषण से लोग उठ के जाने लगे। मतलब महात्मा गांधी जब 1915 में यहाँ पर आए तो किसी मतलब एक तरीके से किसी उनकी कोई हैसियत या छवि नहीं थी। वही महात्मा गांधी 1925 तक इस हैसियत में पहुंच गए थे कि वो एक तरीके से भारत के जननायक बन चुके थे। और महात्मा गांधी ने 1921 तक ये भी स्पष्ट कर दिया था, 21, 22, 25 तक, कि भारत को अगर वो स्वतंत्र कराएंगे तो वो भारत कैसा भारत होगा। मोटे तौर पर वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित भारत होगा, जो जिसका जो कि मतलब एक तरीके से जिसमें कॉमन मैन, हर आदमी को अपनी उन्नति के अनुकूलतम अवसर मिलेंगे। और उन्होंने एक बार कहा भी था अपने भाषण में, आप लोगों को याद होगा, ना हो गया तो अब मैं बता दे रहा हूँ, कि हमें जब भी कोई काम करें तो हमें ये सोचना चाहिए कि कतार के अंतिम व्यक्ति को उसका कितना फ़ायदा होगा। यानी 1925 तक 21, 22, 25 तक आते-आते महात्मा गांधी ये स्पष्ट कर चुके थे कि अगर भारत स्वतंत्र हुआ उनके इस आंदोलन से, तो वो कैसा भारत चाहेंगे, जो
एक तरीके से लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित भारत होगा और जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों के माध्यम से शासन किया जाएगा ताकि हर व्यक्ति को अधिकतम अवसर मिले। और इस चीज़ की शुरुआत उन्होंने कर भी दी और भारत आज़ाद होते ही भारत को उस ज़मींदारी प्रथा से मुक्त किया गया, जिसमें बड़े-बड़े ज़मींदार, राजे-रजवाड़े विदा हुए और कॉमन मैन के हाथ में सत्ता आई। उसी के समकक्ष एक और चीज़ भी चल रही थी जिसमें कम लोगों का ध्यान जाता है, लेकिन उसपे सब पे चर्चा करना ज़रूरी है। 1925 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ, जो एक मूलतः अपने अपने विचार में एक बंद सी संस्था है, जो और हो सकता है उसके विचार बहुत गहरे हों जैसा बताते हैं लोग, जो भी है। लेकिन जो इन 10 सालों में जो चीज़ देखी गई है, उससे ये लगता है कि उनके विचार में कम से कम लोकतंत्र को और मीडिया वगैरह को कोई मान्यता नहीं है और भारत भी कैसा होना चाहिए इसको लेकर के भी उनका कोई स्पष्ट विचार नहीं है। आज मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की और भाजपा की अपनी कोई आर्थिक नीति नहीं है और उसी का नतीजा है कि 10 साल के शासन के बाद, अपने नरेंद्र मोदी के शासन के बाद जो है बुरी तरीके से बेरोज़गारी है, करोड़ों नौकरियाँ जा चुकी हैं, महँगाई चरम पर है और जो है वो मतलब जो सांप्रदायिक विद्वेष है वो भी चरम पर है, क्योंकि सांप्रदायिक विद्वेषी एक तरीके से भाजपा के लिए खाद पानी है। कुल मिलाकर के भारत राष्ट्र की स्वतंत्रता के बाद से ऐसी बुरी स्थिति कभी नहीं रही जिसकी फिलहाल दिखाई दे रही है। उसका कारण बहुत सीधा-सा है, स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी कोई आर्थिक और सामाजिक नीति नहीं है। एक उनकी जो भी नीति है, जैसा वो कहते हैं बहुत अच्छी हो सकती है, मैं उससे इनकार नहीं करता। लेकिन 10 साल में जो शासन नरेंद्र मोदी का चला, जो एक तरीके से भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शासन है, वो ये शासन ये बताने के लिए पर्याप्त है कि ये शासन जो है कुल मिलाकर के जनहित में नहीं है और न ही लोकतांत्रिक मूल्यों में इसकी आस्था है। इस 1925 में जब कांग्रेस और ख़ासतौर से महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कैसा शासन देगी, ये बात जब स्पष्ट हो गई, अब इसको कोइंसिडेंस भी आप कह सकते हैं या जानी-बूझी भी रणनीति कह सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। तब मालूम है उतना ही बता रहा हूँ कि तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, जिसके की नज़र में एक ऐसा भारत चाहिए था जो अ, एकदम तरीके से पुरानी मान्यताओं पर आधारित हो, लेकिन वो भारत हो कैसा, इस बात को केवल संघ के और भाजपा के लोग जानते हैं, कॉमन मैन नहीं जानता। बहरहाल जो भी है सो है। और इसका जो और इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निशाने पर हमेशा से महात्मा गांधी रहे और उसका वजह चाहे जो भी हो, चाहे वो यही वजह रही हो कि जैसा भारत गांधी जी चाहते थे वैसा भारत संघ के लोग नहीं चाहते थे। बहरहाल जो भी था, और कुल मिला के ये हुआ कि स्वतंत्रता के जस्ट बाद महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम अभी तक लिया जाता है। उनका हाथ था या नहीं था, ये मतलब स्पष्ट रूप से नहीं पता। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संलिप्तता महात्मा गांधी की हत्या में लोग आज भी बताते हैं। उसके बाद संघ पे बैन भी लगा और सरदार पटेल तो संघ पे बैन हटाने के पक्षधर नहीं थे, लेकिन बहरहाल नेहरू जी चूँकि लोकतांत्रिक मूल्यों के हिमायती थे, इसलिए उन्होंने संघ पर बैन हटाया और संघ अपना कार्य करता रहा। यहाँ से एक दूसरी बात स्पष्ट हुई जो आप लोगों के सामने आएगी। सामने नहीं आपको मालूम हो तो मैं बता रहा हूँ कि जब तक जवाहरलाल नेहरू और जब तक इंदिरा गांधी रहे, तब तक संघ के निशाने पर, और मैं बार-बार संघ इसलिए कह रहा हूँ और भाजपा इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो पहले जनसंघ थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक आनुषंगिक पार्टी है। इनके पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं था। ये हमेशा नेहरू जी को गालियाँ देते थे और इंदिरा गांधी को गालियाँ देते थे। मैं तब की बात बता रहा हूँ अपने बचपन की, अब तो खैर मैं काफ़ी उम्र-दराज़ हो गया। ये सिस्टम था और 1-2 बार नारे भी मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि वो नारे चला करते थे कि इंदिरा गांधी के बारे में कि एक पकौड़ी तेल में, इंदिरा गांधी जेल में, इस तरीके के नारे चलते थे। या जब संजय गांधी को उदय हुआ था तो ये एक नारा चलता था कि बेटा कार बनाता है, माँ बेकार बनाती है। ये चीज़ें उस समय होती थी और व्यक्तिगत हमले जो थे, ये कोई जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी एंड कंपनी जो आज कर रही है, ऐसा कोई नई बात नहीं है। व्यक्तिगत हमले तब भी किए जाते थे जब भारतीय जनता पार्टी का पूर्व संगठन जनसंघ हुआ करता था। बहरहाल वो पूरा दौर जो था वो जवाहरलाल नेहरू को और महात्मा गांधी को और इंदिरा गांधी को गालियाँ देते भी था, जो भी था बहरहाल। और लेकिन इस पूरे दौर में गालियाँ देने से कोई बात बनी नहीं और भारतीय जनता पार्टी जो तब का जनसंघ थी पावर में नहीं आई। जनता पार्टी के ज़माने में जब सब दल इकट्ठा हुए तो एक समय के लिए थोड़ा-सा वो पावर में आई, ढाई 3 साल के लिए, बस खत्म। उसके बाद फिर लंबा अरसा गुमनामी का चला और उसमें भी जो है वो कुल मिला के एजेंडा यही रहा कि इंदिरा गांधी और उसके बाद फिर राजीव गांधी आए। राजीव गांधी को व्यक्तिगत तौर पे उसका चरित्र हनन करना, ये सब चीज़ें चलती थी। बोफोर्स कांड का उदाहरण आपके सामने ही है।
ये सब चलता रहा। उसके बाद कुल मिलाकर के अपने अटल बिहारी का लंबा बाद में जो चला दौर, लेकिन बाद में फिर अटल बिहारी का शासन आया। अटल बिहारी का शासन भी जैसा चला वो तो है ही है, पेंशन उन्हीं ने बंद की, मैं बार-बार कहता हूँ। और उसके बाद जब वो चुनाव की नौबत आई तो सोनिया गांधी जो एक तरीके से उस समय तक राजनीति में अप्रासंगिक थी, और उनकी कोई उनका 75 नहीं था, उनकी कुल मिला के एक हैसियत थी कि वो जो है वो इंदिरा गांधी की बहू हैं, उनको राजनीति में वो हैं वो। और उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने सोनिया गांधी को निशाना बनाना शुरू किया, और जो भी हुआ बहरहाल, और उस निशाने का परिणाम ये हुआ कि सोनिया गांधी भी जो थी वो मैदान में निकल पड़ी, और भारतीय जनता पार्टी के इंडिया शाइनिंग के अटल बिहारी वाजपेयी के शासन का अंत हुआ, और कांग्रेस पार्टी फिर से शासन में आ गई। उसके बाद फिर वो लंबा दौर चला। उस दौर में फिर भारतीय जनता पार्टी का वही काम था कि सोनिया गांधी को और मनमोहन सिंह को व्यक्तिगत रूप से लांछन देना, उनकी बातें तमाम करना। और मैं एक चीज़ आपको और यहाँ पर बताना चाहूँगा, आप लोगों को पता भी होगी कि जब से सोनिया गांधी इस परिवार में आई, तब से ये बात लगातार फैलाई जाती थी, और उसका अफ़वाह फैलती रहती थी कि सोनिया गांधी, बात तो यहाँ तक फैलाई जाती थी, अब जो सुनने से ही मूर्खतापूर्ण, लेकिन बहरहाल जो फैलाई जाती थी कि सोनिया गांधी वस्तुतः सीआईए की एजेंट हैं, जिनको प्लांट किया गया इंदिरा गांधी घर में, और ये जो है कालांतर में इटली भाग जाएँगी अपने परिवार को लेकर के, और जब ये इटली भागेंगी तो इंदिरा गांधी भी इनके साथ भाग जाएँगी। ये ये अफ़वाह मैंने सुनी, आप लोग भी अपने बुज़ुर्गों से इसकी पड़ताल कर सकते हैं। बहरहाल सोनिया गांधी तो कहीं न कहीं आज तक यहीं हैं। और उसके बाद फिर इस तरीके की व्यक्तिगत लांछन लगते थे। बहरहाल फिर दौर आया अपने राहुल गांधी का। राहुल गांधी का जब दौर आया तो फिर वही कारनामा शुरू हो गया कि राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी बेवकूफ़ हैं, ये तमाम बातें पूरी बात फैलाई गई। जो भी बातें वो कहते थे, जैसे नोटबंदी को लेके उन्होंने कहा, किसान आंदोलन को लेके उन्होंने कहा, कोरोना को लेके उन्होंने कहा, उसको सबको हँस के टाल दिया जाता था। बहरहाल नतीजे में राहुल गांधी भारत यात्रा से निकले, और निकलने के बाद उन्होंने कर्नाटक और हिमाचल में अपनी सरकारें पाई। वो उस यात्रा का तात्कालिक पुरस्कार था। अब उस पुरस्कार के बाद फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों, प्रियंका गांधी भी अपनी पारिवारिक ज़िम्मेदारियों से मुक्त हो गई हैं, वो भी राजनीति में एक तरीके से उतर आई हैं, और कर्नाटक और हिमाचल की जीत का क्रेडिट प्रियंका गांधी को ही जाता है। और उसके बाद से प्रियंका गांधी भी जो थी वो भाजपा और संघ के निशाने पर आ गईं, और तरह-तरह से उनके खिलाफ भी मामले और लांछन उनको लांछन देना शुरू हो गया। अब ये तो हुई बात ये, और राहुल गांधी जब उभर के सामने आए, लोगों के मतलब अपने जो जिस छवि में उनको कैद किया जा रहा था उससे उनके उभर के आए, तो फिर उन दूसरा काम शुरू हो गया, उनकी सदस्यता छीन ली गई, बंगला छीन लिया गया, और जैसा मैंने बताया कि फिर एक मुकदमा दायर हुआ है कि उनकी सदस्यता ले ली जाए। ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप जितना ही किसी को गाली देंगे, मैं लगातार देख रहा हूँ, जब से मैं मुझे याद पड़ रहा है कि जब-जब गांधी परिवार को गालियाँ पड़ी हैं, और भारतीय जनता पार्टी और तब के जनसंघ ने यही एक काम काम ही किया है। वो जब पावर में नहीं थे तब भी, और जब पावर में आए तब भी, उनके पास केवल एक एजेंडा है कि हमको गांधी परिवार को गाली देनी है। और एक बात, एक तरीके से ये भी अच्छी बात है कि गांधी परिवार के लिए ये एजेंडा उनके फ़ायदे में होता है कि जब-जब वो पावर से बाहर होते हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग उनको गालियाँ देते हैं, वो वही गालियाँ उनके लिए अमृत बन कर के सामने आती हैं, और वो फिर से पावर में आ जाते हैं, जिसके फिर दिखाई देने लगा है। अब जब से प्रियंका गांधी को निशाने पर इन लोगों ने फिर से नए सिरे से लेना शुरू किया है, और प्रियंका गांधी जो है, जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें एक तरीके से उनकी एक महत्वपूर्ण उपस्थिति रहने वाली है। और जैसी चीज़ें सामने आने जा रही हैं कि वो, जैसा बातचीत हो रही सामने कि पाँचों राज्यों में कांग्रेस की एक तरीके से फिर से वापसी होने जा रही है, जैसा कहा जा रहा है, वो होगी कि नहीं ये तो जब हो ना जाए तभी जाए। उसमें प्रियंका गांधी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होने जा रहा है राजनीति पे, ये भी दिखाई दे रहा है। यानी ये मान के चलिए कि अब प्रियंका गांधी जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के निशाने पर ज़ोरदार तरीके से रहेंगी। देखिए उसका परिणाम क्या होता है। नहीं, कुल मिलाकर के ये है कि मेरी समझ में आज तक ये नहीं आता है कि गांधी परिवार के प्रति जो एक ग्रंथि है, वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक क्यों है, ये बात अब सामने आ ही जानी चाहिए। हालाँकि ये ग्रंथि जो है कुल मिला के गांधी परिवार के लिए फ़ायदेमंद ही है। ये ग्रंथि, इस ग्रंथि के चलते जो गालियाँ उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से मिलती हैं, वो उनके लिए अमृत का काम करती है, वो फिर से पावर में आ जाते हैं। और कुल मिला के जो सिनेरियो बनता दिखाई दे रहा है, लगता है कि वो फिर से पावर में आ जाएँ। जब राहुल गांधी ने सारे विपक्षी दलों को इकट्ठा करके उसका नाम इंडिया रखा, उसके बाद से इंडिया शब्द ही निशाने पर आ गया। इससे वो ग्रंथि कितनी गहरी है इसका अंदाज़ा लग जाता है। बहरहाल देखिए, चुनाव नज़दीक है, क्या होता है उसको देखना मज़ेदार अनुभव होगा।
बहरहाल मेरा ये मानना है कि अगर भारतीय, हालाँकि मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरी क्या औकात क्या है, लेकिन फिर भी भारत का नागरिक तो हूँ ही। अगर मेरा ख़्याल है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं संघ गांधी ग्रंथ से उभर जाएँ, तो शायद उनको एक काम भी वो अच्छा करेंगे और उसका परिणाम भी अच्छा होगा, वरना जो होगा वो तो सामने आएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।